नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भौगोलिक चिंतन पर 170 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके आगे हम क्लास को शुरू करते हैं 171 नंबर के क्वेश्चन से, और वो भी रिलेटेड है भौगोलिक चिंतन के इतिहास से। 171 से लेकर के हम 195 तक यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके पास, जो कि है अब तक की सीरीज़ का 171 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर आंसर चूज़ करना है। निर्वाचन भूगोल का अध्ययन किसने किया था, ये आपको बताना है। 10 सेकंड है आपके पास, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सिगफ्रिड। मैं आपको बता देता हूँ, ए सिगफ्रिड ने निर्वाचन भूगोल का अध्ययन किया था। ए सिगफ्रिड जो है वो एक जर्मन भूगोलवेता हैं, ध्यान रखिएगा, जर्मन भूगोलवेता हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके मैं नाम आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ए सिगफ्रिड की कुछ पुस्तकें हैं जिनमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस, बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस। पहली बुक तो ये हो गई। इसके अलावा और अगर दूसरी बुक की हम बात करें तो वो है सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इनकी ये बुक आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा है इनकी एक बुक है थ्योरेटिकल जियोग्राफी, थ्योरेटिकल जियोग्राफी, थ्योरेटिकल जियोग्राफी। इसके अलावा अमेरिकन भूगोलवेता विलियम बंगी, एक मिनट ध्यान रखिएगा, ये जो थ्योरेटिकल जियोग्राफी है ये विलियम बंगी की बुक है, ये सिगफ्रिड की नहीं है, ये विलियम बंगी की बुक है, थ्योरेटिकल जियोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा निर्वाचन भूगोल के अध्ययन से संबंधित ए सिगफ्रिड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? रीजनल प्लानिंग की बात हो रही है, रीजनल प्लानिंग की बात करनी है हमें। तो रीजनल प्लानिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य जिसका शीर्षक है, यहाँ पर एक बुक है न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। ये बुक का नाम है पूरा न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। इसके जो लेखक है वो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से बताने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंटन मैकॉय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेंटन मैकॉय हो जाएगा। इनकी ये बुक है और ये बुक रिलेटेड है किससे? रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैरोक्स की, ये पैरोक्स बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो है विकास ध्रुव सिद्धांत, विकास ध्रुव सिद्धांत। ग्रोथ पोल थ्योरी जो दी थी वो दी थी फ्रांसिस पैरोक्स ने। तो 172 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 173 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर भी आप लोगों को एक बुक दी गई है जिसका नाम है जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। इस बुक को हमने पहले भी डिस्कस किया है एक्सप्लेनेशन में, किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, जिसमें ये बताया है मैंने कि ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन एक बुक लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक। ध्यान रखिएगा, कार्ल हाउसहोफर हम सबको पता है किससे रिलेटेड है? जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। कार्ल हाउसहोफर, जियोपॉलिटिक्स। अगर मैं बात करूं जियोपॉलिटिक टर्म की तो वो दिया था जेलन ने। किसने दिया था? जेलन ने दिया था।
बट जो थ्योरी है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वो दी थी कार्ल हाउसहोफर ने। तो कार्ल हाउसहोफर की ही ये बुक है, इसका नाम है जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 174 नंबर का क्वेश्चन इस सीरीज़ का और इस वीडियो का 4th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का एक भूवैन्यासिक कारक नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कारक दे रखे हैं। इन 4 कारकों में से आपको 3 ऐसे कारक हैं जो भूवैन्यासिक है, बट एक ऐसा कारक है जो भूवैन्यासिक नहीं है एक राष्ट्र का। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा एक कारक है वो भूवैन्यासिक कारक नहीं है राष्ट्र का। बताइए। भूवैन्यासिक जो कारक है वो सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी भी राष्ट्र की जो स्थिति है वो उसके राष्ट्र के भूविन्यास को निर्धारित करती है। उस राष्ट्र की साइज़ मतलब उसका आकार छोटा है या बड़ा है उसके भूविन्यास को डिसाइड करती है, और आकार के साथ साथ उसकी जो आकृति है वो भी भूविन्यास को डिसाइड करती है। तो सीमा जो है वो भूविन्यास का एक अंग हम कह सकते हैं, जबकि ये कारक नहीं है। ठीक है, तो सीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का 5th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, जहाँ पर 4 आप लोगों को यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कूट दिए गए हैं। आपको बताना है, यहाँ पर आप लोगों को राजनीतिक भूगोलवेताओं का नाम दिए गए हैं और उन राजनीतिक भूगोलवेताओं का संबंध कौन से देश से है यह आपको बताना है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पाइकमैन की, तो स्पाइकमैन जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते थे, और स्पाइकमैन की स्ट्रैटेजी जो थी जियो स्ट्रैटेजी, उसी को बेस बना करके आज यूएसए जो है वो रिम लैंड पर अधिकार करके बैठा है, उन कंट्रीज़ पर अधिकार करके बैठा है। अधिकार इन टर्म्स मैं कहूँ तो उनसे इस तरह के संबंध रखता है ताकि वो रशिया को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर सके। तो स्पाइकमैन जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते थे। मैकिंडर जो थे वो ब्रिटिश भूगोलवेता थे, हम सबको पता है। मैकिंडर जो थे वो ब्रिटिश भूगोलवेता थे। वहीं अगर मैं बात करूं कार्ल हाउसहोफर की, तो कार्ल हाउसहोफर जो थे वो एक जर्मन भूगोलवेता है। कार्ल हाउसहोफर जर्मन भूगोलवेता है। ये जो जर्मन भूगोलवेता है कार्ल हाउसहोफर, ये रेटजेल के विचारों से प्रभावित थे, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं जेलन, तो जेलन कौन थे, एक स्वीडिश भूगोलवेता थे जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया। तो हमारा जो कूट हो जाएगा वो हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 एंड डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 176। यहाँ पर आपको दिया गया है एडवर्ड एकरमैन, या फिर इसको हम कह सकते हैं ए एकरमैन कह सकते हैं, ए एकरमैन। वैसे ए एकरमैन ही पढ़ा जाता है, एडवर्ड पूरा नाम कोई नहीं बोलता। इन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन का जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने प्रस्तुत किया था, और इनके अकॉर्डिंग इज़राइल जो कंट्री है वो कौन से प्रदेशों की कैटेगरी में आता है। इन्होंने 5 प्रदेश वर्गीकृत किए थे, जिनमें यहाँ पर आपको बताना है कि इज़राइल जो कंट्री है वो इन 4 में से कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, एकरमैन ने जो आधार बनाया था वो बनाया था जनसंख्या को, जनसंख्या के साथ साथ तकनीकी विकास
इसके अलावा वहाँ पर मौजूद संसाधन, इन तीनों को आधार बना करके एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इज़राइल जो देश है वो कौन से प्रदेश में आता है वो आपको भी बताना है। इज़राइल जो प्रदेश है वो आता है यूरोप तुल्य प्रदेश में। किस में आता है? यूरोप तुल्य प्रदेश, या फिर मैं कहूँ यूरोप सदृश प्रदेश में इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोप सदृश प्रदेश के लिए उन्होंने ये बताया एकरमैन ने कि यहाँ पर तकनीकी विकास है, ठीक है, प्लस जनसंख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, तकनीकी विकास है प्लस जनसंख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है, ध्यान रखना। ये बताया था उस टाइम पर जब एकरमैन हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूरोप की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। ये उस समय की बात है जब एकरमैन ने बताया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 177 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? यहाँ पर ये किसने कहा कि ज्यामिति मतलब जियोमेट्री जो है, जियोमेट्री वो ज्योग्राफी की लैंग्वेज है? ये किसने कहा था? ज्योमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी, ये कहा था विलियम बुंगी ने कहा था। विलियम बुंगी ने कहा था। इनकी अभी अभी एक बुक हमने देखी है, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी ये बुक बहुत सी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है पहले भी, और नेट के एग्ज़ाम में तो 4 से 5 बार जी एग्ज़ाम में ये बुक पूछी गई है। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी इंडिविजुअली भी ये बुक पूछी गई है एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी ये बुक पूछी गई है। तो विलियम बुंगी की ये बुक याद रखना आप लोग, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। तो ज्यामिति भूगोल जो है, ज्यामिति भूगोल की भाषा है, मतलब जियोमेट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। ये जो कोटेशन है वो दिया है विलियम बुंगी ने, ध्यान रखिएगा। विलियम बुंगी की अगर मैं बात करूं तो ये अमेरिकन भूगोलवेता हैं, अमेरिकन भूगोलवेता है, और मात्रात्मक क्रांति से इनका संबंध था, मात्रात्मक क्रांति से इनका संबंध था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 178 निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला? व्यवहारवादी, बिहेवियरल अप्रोच की बात हमने पहले भी की है, तो विलियम किर्क का नाम यहाँ पर सबसे पहले आता है। विलियम किर्क का नाम यहाँ पर सबसे पहले आता है जब भी हम व्यवहारवादी भूगोल की बात करते हैं, ठीक है। व्यवहारवादी मॉडल में विलियम किर्क का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इन्होंने ये बताया है कि एक ही पर्यावरण में रहने वाले अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं और अलग अलग डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। एक ही पर्यावरण में रहने वाले लोग का बिहेवियर अलग अलग होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव भूगोल में व्यावहारिक उपागम का प्रारंभ किसने किया था? वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलियम किर्क हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो इजी था, इससे पहले हमने देख लिया था। इस तरह से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा, 180 नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो का 10th नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं है शब्द ध्यान में रखिएगा। इनमें से 3 सिद्धांत तो ऐसे हैं जो प्रत्यक्षवाद है, तार्किक लॉजिकल प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। पॉजिटिविज्म जिसे हम कहते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, अगस्त कामते वाला, इनसे रिलेटेड नहीं है, वो आपको ढूंढना है एक। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा है कि विलियम किर्क ने कहा है कि
एक ही पर्यावरण में रहने वाले लोगों का विचार अलग अलग होता है, उनके डिसीजंस सबके अलग होते हैं। लेकिन प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, ये मात्रात्मक क्रांति से संबंधित है, ये मैथमेटिकल विधियों पर चलता है, मतलब जो चीज़ फिक्स होती है वो ये बताता है, बट व्यवहार फिक्स नहीं होता। एक ही पर्यावरण में सबके अलग अलग विचार होते हैं। और अगर प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद के अकॉर्डिंग एक ही पर्यावरण में सबके विचार एक हो सकते हैं, ठीक है। बट बात यहाँ पर की जा रही है किसकी, तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंध नहीं की बात की जा रही। तो वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 181 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया। ये एक परिभाषा है, इसमें कुछ आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखनी है, कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रादेशिक नियोजन के बारे में बताया गया। सामाजिक उद्देश्य, ये आपको ध्यान रखना है पहली बात तो, सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया की बात की गई है, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा प्रादेशिक नियोजन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर हॉल। पीटर हॉल की ये परिभाषा है प्रादेशिक नियोजन से। सिंपली आप इसे रट सकते हैं एंड इसके जो कीवर्ड हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 182 नंबर का क्वेश्चन। 181 अभी तक हमने कर लिए हैं। 182 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का 12वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सुमेलित है और 1 असुमेलित है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें। यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता, रीजनल डिफरेंशिएशन, अल्फ्रेड हैटनर भी इससे संबंध रखते हैं। वैसे रीजनल डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो वो एक्चुअल में एरियल डिफरेंशिएशन होता है, और रिचर्ड हार्टशॉन भी इससे संबंध रखते हैं और अल्फ्रेड हैटनर भी इससे संबंध रखते हैं। भूदृश्य की संकल्पना कार्ल ओसावर ने दी थी, जिन्होंने जर्मन लैंडशाफ्ट को चेंज करके लैंडस्केप शब्द दिया था, ये अमेरिकन थे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं क्षेत्र वर्णन की या विवेचन की, कोरोग्राफी की हम बात करें तो वो है रिच्टहोफेन, ये भी सही है। बट यहाँ पर आ जाती है पेज संकल्पना की बात। पेज संकल्पना मैं आपको बता देता हूँ, पेज जो संकल्पना थी वो दी थी फ्रेंच जियोग्राफर वाइडल डी ला ब्लाश के द्वारा। फ्रेंच जियोग्राफर वाइडल डी ला ब्लाश। आप मुझे कमेंट करके बताइए कंपेज की अवधारणा या कंपेज की संकल्पना किसने दी है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेज से संबंधित कार्ल रिटर नहीं है, जबकि कौन है, वाइडल डी ला ब्लाश है। ध्यान रखिएगा, यही भी ध्यान रखिएगा, ब्लाश जो है वो फ्रेंच जियोग्राफर है और फ्रांस में इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है, फ्रांस में मानव भूगोल का पिता। वैसे अगर मानव भूगोल के पिता की बात की जाए, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वो कंसीडर किया जाता है रेटजेल को। किसे कंसीडर किया जाता है, रेटजेल को। हमारा जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पेज संकल्पना ब्लाश की, ना कि रिटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 183 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सरहद, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, फ्रंटियर की। इसकी बात हो रही है फ्रंटियर की। फ्रंटियर के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सही कथनों को हमें चुनना है, ठीक है। सरहदें क्षेत्रों की पेटियां होती हैं, ये बेल्ट होते हैं, ये कोई एक लाइन नहीं होती। ये इसमें रीजन इंक्लूड किया जाता है, रीजन। नो मैन लैंड जिसे हम कहते हैं, नो मैन लैंड। दो देशों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी भी क्षेत्र का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं होता।
इसमें इधर वाले एरिया के क्षेत्र भी आ जा सकते हैं, इधर वाले एरिया के क्षेत्र भी लोग भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे नो मैन लैंड कहते हैं। इस एरिया में किसी भी तरीके का कोई सेटलमेंट नहीं दिखाई देता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई घर यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, सरहदी क्षेत्रों की पेटियाँ होती है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। सरहदें परिमित रेखाएं होती है, अभी मैंने बताया ये बेल्ट होता है ना कि कोई लाइन, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, सरहदें संक्रांति विशेषता वाली होती है, ये बात भी है सही। ट्रांजिशन फेज़ वाले ये होते हैं, ट्रांजिशन जोन होते हैं, नो मैन लैंड होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 184, निम्नलिखित कालावधि में से किसे मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है। इस तरह की लैंग्वेज आती है क्वेश्चन में, आपको बताना है मात्रात्मक क्रांति के उद्भव का काल क्या रहा, उत्कर्ष का काल क्या रहा। तो मात्रात्मक क्रांति का जो उत्कर्ष काल है वो 1957 से 1960 माना जाता है। हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अगर देखा जाए तो वर्णनात्मक भूगोल को स्वीकार किया गया था। अमूर्त सिद्धांत और थ्योरीज डेवलपमेंट में नियम बनाने में विश्वास किया गया था, जिसे हम आज जानते हैं नोमोथेटिक अप्रोच डेवलप की गई थी ज्योग्राफी में। ठीक है, मतलब इसमें नियमों का निर्माण होगा, लॉज बनाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इस मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में वस्तुनिष्ठता आई थी और विषय को एक साइंटिफिक एनालिसिस में हेल्प देखने को मिली थी। मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़ किया गया था, मॉडल्स बनाए गए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 185, 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था। पहली बात तो 20वीं शताब्दी, ये कौन सी चल रही है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। यहाँ पर बात हो रही है 20वीं शताब्दी के, मतलब 1900 से लेकर के आपको बताना है 2000 तक, 1900 से लेकर के आपको बताना है 1999 तक, 1999 तक आपको बताना है, 1900 से लेकर के 1999, और वो भी किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में, द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या बताया गया था, ये आपको बताना है। इस चतुर्थांश में जो बात की गई थी वो बात की गई थी रीजनल डिफरेंशिएशन की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, रीजनल डिफरेंशिएशन की बात की गई थी। 1959 में एक बुक आई थी रिचर्ड हार्टशॉन की, कमेंट करके बताइए उसका नाम। पहले के वीडियोस में हमने ये पढ़ लिया है अच्छे से कि 1959 में कौन सी बुक आई थी। इसके अलावा एक 1939 में एक बुक आई थी। 1939 वाली बुक का मैं नाम बता देता हूँ, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। 1959 में जो बुक आई थी सेम टू सेम यही बुक थी, बस इसमें एक आधे टर्म का हेर फेर था, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या लिखा हुआ था उसमें। इसमें रीजनल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये चिंतन फलक था प्रमुख उस टाइम का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 186 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा। निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्ट्रैटेजिक मॉडल से संबंधित नहीं है। मैकिंडर ने वैश्विक स्ट्रैटेजी से संबंधित 3 बार जो है वो अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे, 1904 में, 1919 में एंड 1943 में। ये मुख्य वर्ष हैं जब इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, और वो भी संशोधन के साथ। तो अगर मैं 1904 की बात करूं तो उसमें दिया गया था उपांत क्षेत्र नहीं,
उसमें दिया गया था भौगोलिक ध्रुवीय संकल्पना, इसमें नहीं थी। ये भौगोलिक ध्रुवीय संकल्पना नहीं है, यहाँ पर धुरी क्षेत्र लिखा होना चाहिए। एग्जाम में ध्रुवीय क्षेत्र इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये तो था 1904 वाला, अगर हम करेक्ट करें तो। एंड हृदय क्षेत्र जो संकल्पना थी वो था 1919 वाला। और इसके अलावा जो मिडलैंड बेसिन जो कॉन्सेप्ट था वो था 1943 वाला। वहीं अगर मैं बात करूं उपांत क्षेत्र की, तो उपांत क्षेत्र की जो संकल्पना है, सिंपली आप लोग पढ़ते हैं रिमलैंड थ्योरी, और वो दिया था किसने? स्पाइकमैन ने। किसने दिया था? स्पाइकमैन ने। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपांत क्षेत्र की संकल्पना मैकिंडर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है किसके साथ? स्पाइकमैन के साथ। 1944 में स्पाइकमैन की एक बुक आई थी, जियोग्राफी ऑफ पीस। जियोग्राफी ऑफ पीस मतलब शांति का भूगोल। शांति का भूगोल, इनकी एक बुक आई थी जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था रिमलैंड थ्योरी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 187, किसने राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संश्लिष्ट का वर्णन करता है? ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को फंसना नहीं है। बहुत रेयर केस में इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं जो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, बुक्स में भी इनके आंसर्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो था, इसका जो राइट आंसर है वो है वाई एम्सो बैलेट। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बेहिचक, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप ऑब्वियस सी बात है तुक्का लगा के आएंगे। बट इस तरह के क्वेश्चंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फंसने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो सब कुछ पढ़ लिया ना। बहुत कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक आधा क्वेश्चन इस तरह का गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। 187 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 188, मानव भूगोल, यहाँ पर दिया गया है एक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगी, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, NCERT। मानव भूगोल व्याकुल आदमी, या फिर मैं कहूँ चंचल मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी मतलब अनस्टेबल अर्थ के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। मतलब यहाँ पर दोनों को क्या बताया गया है? डायनामिक बताया गया है। आदमी भी स्थिर नहीं है और पृथ्वी भी क्या नहीं है? स्थिर है, स्थिर नहीं है। और इन दोनों की अस्थिरता की वजह से जो परिवर्तन पृथ्वी पर देखा जाता है, और वही क्या है? मानव भूगोल है। और ये परिभाषा किसने दी? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है 12th क्लास में, एलन चर्चिल सैम्पल। इनकी ये डेफिनेशन जो है वो 12th क्लास में हमने रटी है बाकायदा, बहुत बार देखी है। बहुत सी एग्ज़ाम्स में भी ये डेफिनेशन आई है। 3 डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है अलग अलग ज्योग्राफर्स की, वो हमने रटी है बाकायदा। तो बचपन से इस डेफिनेशन के साथ हमारा नाता रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 189, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबेंजरम की अवधारणा, लेबेंजरम का मतलब लिविंग स्पेस, जहाँ पर जीव रहता है, लिविंग स्पेस, लेबेंजरम की अवधारणा बता देता हूँ मैं। एक जर्मन अवधारणा थी, और यहाँ पर एक बुक आई थी रेटजेल की बुक थी रेटजेल, जिन्होंने लेबेंजरम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसका नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद में जो लेबेंजरम की अवधारणा है वो फेमस हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 190 नंबर का क्वेश्चन, भू राजनीति। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है जियोपॉलिटिक्स शब्द जो है वो किसके द्वारा सृजित किया गया। पिछली क्लासों में भी हमने स्टडी की है इसके बारे में।
तो जियोपॉलिटिक्स जो शब्द है वो स्वीडिश एक भूगोलवेता है, स्वीडिश भूगोलवेता के जैलन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था या इनके द्वारा सृजित किया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं जियोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट की तो वो उससे रिलेटेड है कार्ल हाउसहोफर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 191। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वोत्तम रीति से दर्शाता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ दी गई है जिसमें आपको बताना है अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे तक आपको जाना है, बड़े से छोटे तक आपको जाना है इस तरह से, और वो आपको बताना है सांस्कृतिक इकाइयाँ कि सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। सिंपली आप लोगों के सामने आंसर है, परिमंडल जो होता है सबसे बड़ा होता है, परिमंडल में ही क्षेत्र होता है और क्षेत्र में जटिल होता है और जटिल में ही शील गुण होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो परिमंडल होता है। आप लोग मुझे बताइए कि किसने कितने परिमंडल बताए हैं वर्ल्ड में। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये बुक है, इस तरह के इंडिविजुअल बुक्स के आपको नाम पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो बुक है वो है द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इस बुक में आपको बताने की ये जो बुक है वो किसने लिखी है। ये जो बुक है वो लिखी है JRV प्रेस्कॉट। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NTA UGC नेट के एग्ज़ाम में ये नाम बहुत बार देखने को मिलता है। कई बार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखने को मिलता है, कई बार ये डेफिनेशन से रिलेटेड पूछने को मिलता है, और कई बार ये बुक्स से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो JRV प्रेस्कॉट को आप थोड़ा सा पढ़ के जाएँ तो अच्छा रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, JRV प्रेस्कॉट। OH के स्पेट अलग है, ध्यान रखिएगा, OH के स्पेट अलग हैं और JRV प्रेस्कॉट अलग हैं। देखने में दोनों सेम लगते हैं, बोलने में भी ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बस ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, स्टेट पॉलिसीज से रिलेटेड कौन है, JRV प्रेस्कॉट। और OH के स्पेट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोबेबिलिज्म से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिज्म से रिलेटेड है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन 93 नंबर का क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय राजनीतिक भूगोल में कौन सा कॉन्सेप्ट चरम पर था, या फिर मैं कहूँ जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो वो था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्याएं, कि एक देश के दूसरे देश के साथ जो संबंध है उन संबंधों में समस्याएं जो है वो किस कारण से उत्पन्न हो रही, जिसकी वजह से ये युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194। यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है और यहाँ पर दिए गए हैं कूट। मैच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ पर देखिए कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है और उस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को उन लेखकों के या फिर प्रोपाउंडर्स के नाम दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है संभाव्यतावाद, यहाँ पर दिया गया स्टॉप एंड गो नियतिवाद, श्रृंखलाबद्ध भूगोल, और यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल को अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं कह सकता हूँ रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। वैसे एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश होता है उसे ही ऑथेंटिक माना जाता है, तो यहाँ पर ये इंग्लिश में रीजनल ज्योग्राफी होगा और हिंदी में क्षेत्रीय भूगोल दिया गया था। ठीक है, और यह श्रृंखलाबद्ध जो भूगोल दिया गया है हिंदी में, यहाँ पर ये होगा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। इसीलिए कहा जाता है कि राइट जो माना जाएगा वो इंग्लिश वर्जन ही माना जाएगा, ना कि हिंदी वर्जन।
तो रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, सबको पता है कौन है, कार्ल रिटर। तो ए में कौन हो गया, ए में 2 हो गया। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं हम्बोल्ट, तो बी में हो गया 4। स्टॉप एंड गो से रिलेटेड हैं ग्रिफिथ टेलर, कार्ल रिटर तो 3 है यहाँ पर, ग्रिफिथ टेलर हैं 2nd नंबर पे। एंड संभाव्यतावाद वो है OH के स्पेट। यहाँ ये संभाव्यतावाद नहीं, ये प्रसंभाव्यतावाद है, ध्यान रखिएगा, प्रसंभाव्यतावाद। ओके, प्रोबेबिलिज्म जिसे हम कहते हैं, और प्रोबेबिलिज्म से रिलेटेड है OH के स्पेट। यहाँ पर आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, मतलब ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। शास्त्रीय खगोल विज्ञान, यहाँ पर बात हो रही है शास्त्रीय खगोल विज्ञान की। 1 मिनट, शास्त्रीय, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर गया यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चल गया, पेन चल गया। चलिए बताइए, अभी बता दीजिए, अभी कर लेते हैं। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर एक बुक आई थी अल्माजेस्ट। अल्माजेस्ट में आपको कमेंट में एक ये बताना है कि अल्माजेस्ट को किस अरब भूगोलवेत्ता ने अपने कार्यों में सहायतापूर्वक काम में लिया था। ठीक है, पहली बात तो मतलब ये बुक जो है वो टॉलमी की है, हमें पता है, और आंसर भी हमें यही पूछा गया है कि ये बुक जो है वो किसकी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अरब भूगोलवेत्ता से संबंधित है अल्माजेस्ट, ध्यान रखिएगा। मतलब टोलमी के कार्यों को संशोधन जो किया था, या टोलमी के कार्यों का अरब में स्थानांतरण जो है वो किसने किया था, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये अभी तक हम लोगों ने भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित 195 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।